हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए, अच्छा होना भी चाहिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं पढ़ाई के विषय में थोड़ा। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, कुछ व्यवहारिक मात्रक। कुछ व्यवहारिक मात्रक में हमने आपको पढ़ाया था लंबाई के बड़े मात्रक, लंबाई के छोटे मात्रक। इसके पश्चात द्रव्यमान के बड़े मात्रक और द्रव्यमान के छोटे मात्रक। इसी प्रकार समय के बड़े मात्रक और समय के छोटे मात्रक। इसके साथ साथ मैंने आपको लंबाई का मापन भी पढ़ाया था। लंबाई के मापन में लंबी दूरियों का मापन कैसे किया जाता है, अल्प दूरियों का मापन कैसे किया जाता है, इन सभी टॉपिकों के साथ साथ इसी प्रकार द्रव्यमान का मापन भी मैंने पढ़ाया था और समय का मापन पढ़ाया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं कि इस बार की जो एनसीईआरटी किताब है, इस चैप्टर्स में मात्रक और मापन में हम लोगों को 3 चैप्टर्स एक ही साथ पढ़ने हैं। कौन कौन? मात्रक और मापन, त्रुटीय विश्लेषण, विमीय विश्लेषण। ये 3 चैप्टर्स हम लोगों को एक ही में पढ़ने हैं। अगर यही पिछली किताब होती या कोई साइड बुक वगैरह आप उठाएंगे तो देखेंगे कि उसमें ये चैप्टर्स अलग अलग आपको मिलेंगे। मात्रक और मापन अलग होगा, त्रुटि विश्लेषण अलग होगा और विमीय विश्लेषण अलग होगा। लेकिन एनसीईआरटी की किताब में ये तीनों चैप्टर एक ही साथ हैं। ओके, तो आज हम लोग त्रुटि विश्लेषण के विषय में बात करते हैं। लेसन आपका चेंज नहीं हो रहा है, लेसन में कोई परिवर्तन नहीं है, टॉपिक बदल रही है। अरे भाई, हम लोग पिछली टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आगे की टॉपिक पढ़ना है। तो आगे की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आज त्रुटि विश्लेषण। तो त्रुटि को जानने से पहले एक शब्द के विषय में हम लोग जानेंगे जो है यथार्थता। तो हम आपको बताते हैं यथार्थता के विषय में। कहा जाता है कि किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी भौतिक राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। कहने का मतलब, जो यथार्थता शब्द है ये हमें बताता है कि जब हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो जो हमारा प्रेक्षण मान आता है वह उस राशि के वास्तविक मान के कितना निकट है। तो यही क्या कहलाता है? यथार्थता कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे त्रुटि। त्रुटि क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं त्रुटि के विषय में। कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि के मापन में 2 चीज़ों का प्रयोग होता है। नंबर 1 मापक यंत्र और नंबर 2 मापनकर्ता। कहा जाता है कि मापक यंत्र और मापनकर्ता की यथार्थता की एक सीमा होती है। ठीक है, यथार्थता की एक सीमा होती है, यानी कि ये भी कभी भी पूर्णतः यथार्थ नहीं हो सकते हैं। अर्थात ये दोनों चीज़ें कभी भी किसी भौतिक राशि को हमेशा पूर्णतः सही माप नहीं सकते हैं। कितना ही सुग्राही क्यों न मापक यंत्र हो या मापन करता ही कितना ही सुग्राही क्यों न हो। अर्थात किसी विषम परिस्थिति में या किसी भी स्थिति में मापनकर्ता और मापक यंत्र द्वारा भी गलती या त्रुटि हो सकती है। ओके, तो त्रुटि की परिभाषा में कहा जाता है कि मापक यंत्र द्वारा माप में ली गई जो अनिश्चितता होती है वही क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता त्रुटि कहलाती है। अब जो ये त्रुटि होती है यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है और इनके जो मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं ये भिन्न भिन्न प्रकारों में बटे होते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बताता हूं कि यह त्रुटि मूलतः कितने प्रकार की होती है और उनके प्रकार कितने कितने प्रकार में डिवाइड होते हैं या बटे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो मैंने ये एक डायग्राम बना दिया त्रुटि के
विषय में। मैंने त्रुटि की परिभाषा भी मैंने आपको बताई कि किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की जो अनिश्चितता होती है वही त्रुटि कहलाती है। जो त्रुटि होती है वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर एक, क्रमबद्ध त्रुटि। नंबर दो, यादृच्छिक त्रुटि। पहले आप प्रकार के विषय में जान लीजिए कि त्रुटि कितने प्रकार की होती है, उनका विस्तार क्या क्या है। ठीक है, इसके पश्चात मैं सभी त्रुटियों के प्रकार की अभी परिभाषा बता दूंगा और उसको आपको समझा दूंगा एक एक उदाहरण की सहायता से। ओके, तो त्रुटि हो गया। त्रुटि मूलतः दो प्रकार की होती है। नंबर एक, क्रमबद्ध त्रुटि। नंबर दो, यादृच्छिक त्रुटि। अब जो ये क्रमबद्ध त्रुटि होती है ये मूलतः चार प्रकार की होती है। नंबर एक, यंत्रीय त्रुटि। नंबर दो, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि की अपूर्णता के कारण त्रुटि। नंबर तीन, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। और नंबर चार, व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक, इसके पश्चात जो ये यंत्रीय त्रुटि होती है ये भी तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, शून्यांक त्रुटि। नंबर दो, अल्पतमांक त्रुटि। नंबर तीन, अचर त्रुटि। ओके, तो ये कैसे त्रुटि दो भागों में, फिर इसकी जो क्रमबद्ध त्रुटि थी वो चार भागों में। अब इसके जो चार भाग में एक भाग था यंत्रीय त्रुटि, वह तीन भाग में। ओके, तो इस प्रकार मैं आपको पहली परिभाषा क्रमबद्ध त्रुटि बताता हूं। क्रमबद्ध त्रुटि बताने के पश्चात इन चारों को, फिर इन त्रुटि को। तो मैं सबसे पहले आपको क्रमबद्ध त्रुटि को प्रदर्शित करता हूं या परिभाषित करता हूं, इसके पश्चात यादृच्छिक त्रुटि। तो नंबर एक, क्रमबद्ध त्रुटि। आप हेडिंग बनाएंगे क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि क्या कहेंगे? मापक यंत्र की रचना, तकनीक की अपूर्णता, मापन के समय बाह्य कारकों में परिवर्तन जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन होने के कारण व्यक्तिगत जो त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं उसी को क्या कहा जाता है? क्रमबद्ध त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं ये निश्चित कारणों से उत्पन्न होती हैं, अर्थात इनके कारणों का पता लगा करके इन्हें दूर या कम किया जा सकता है। तो ये होती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। इसके पश्चात क्रमबद्ध त्रुटि में पहला प्रकार आता है यंत्रीय त्रुटि। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे यंत्रीय त्रुटि। तो यंत्रीय त्रुटि में हम लोग कहते हैं कि मापक यंत्र की बनावट त्रुटिपूर्ण अंशांकन के कारण किसी यंत्र में उत्पन्न होने वाली जो त्रुटि होती है उसे यंत्रीय त्रुटि कहते हैं। यंत्रीय त्रुटि को दूर कैसे किया जाता है? उच्च गुणवत्ता वाले यंत्रों का प्रयोग करके यंत्रीय त्रुटि को दूर किया जा सकता है। मैं आपको उदाहरण की सहायता से बताऊं कि ये त्रुटि उत्पन्न कैसे होती है। जैसे आप कोई स्केल ले लिए, स्केल में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बने होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अब उसके बीच में 10 खाने बने होते हैं जिसके प्रत्येक खाने को हम लोग 1 मिलीमीटर कहते हैं। अगर किसी स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 खाने न बन करके 9 खाने बने हों तो उसका अंशांकन यानी कि उस पर जो चिन्ह प्रदर्शित किए गए वो गलत हो गए। अब हम जहाँ भी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर खींचेंगे और वह 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर में बटा होगा, अब वो 10 में न बट करके किस में बटा है? 9 मिलीमीटर में बटा है। तो ये अंशांकन की कमी हो गई। मापक यंत्र की रचना की मैं बात करूं, जैसे कोई उपकरण बनाया गया, उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया, उसकी आकृति सही नहीं बनी, तो इस तरीके से मापक यंत्र की रचना में जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उसी को क्या कहा जाता है? यंत्रीय त्रुटि कहा जाता है। तो ये जो त्रुटियां होती हैं, जब आप अच्छे उपकरण नहीं खरीदेंगे, सस्ते उपकरण खरीदेंगे, तो उनमें ये त्रुटियां उत्पन्न होंगी या इसमें वो त्रुटियां शामिल
रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि यंत्रीय त्रुटि को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाए। अगर हम उच्च गुणवत्ता वाले यंत्रों का प्रयोग करेंगे तो यंत्रीय त्रुटि को दूर किया जा सकता है। ओके, इसके पश्चात अब जो ये यंत्रीय त्रुटि है ये भी 3 भागों में बटी हुई है। नंबर 1 शून्यांक त्रुटि। कहा जाता है कि वर्नियर पैमाना, पेच मापी या गोली पैमाने के मुख्य पैमाने और इनके वर्नियर पैमाने या गोल पैमाने के शून्य पाठ्यांक एक सीध में होने चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उपकरण में एक त्रुटि उत्पन्न हो जाती है जिसे शून्यांक त्रुटि कहते हैं। जब शून्यांक त्रुटि उत्पन्न हो जाती है तो इसको दूर कैसे किया जाता है? कहा जाता है कि शून्यांक त्रुटि को दूर करने के लिए त्रुटि को चिन्ह सहित वास्तविक मान में से प्रेक्षण मान में से माइनस कर देना चाहिए, यानी कि चिन्ह सहित उसे घटा देना चाहिए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि, तो शून्यांक त्रुटि के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अल्पतमांक त्रुटि। तो अल्पतमांक त्रुटि जानने से पहले हम जानते हैं कि अल्पतमांक क्या होता है। तो कहा जाता है कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली जो न्यूनतम माप होती है वही उस यंत्र का क्या कहलाती है? अल्पतमांक। तो परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे? किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप उस यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। ओके, तो ये हो गई अल्पतमांक की परिभाषा। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? अल्पतमांक त्रुटि पढ़ना है। कहा जाता है कि मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण उसमें होने वाली जो त्रुटि होती है उसी को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाऊं कि आप एक स्केल ले लीजिए और स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए। तो आप तुरंत क्या करेंगे? 0 से 5 सेंटीमीटर तक आएंगे और कहेंगे कि सर 5 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। इसके पश्चात मैंने फिर से कहा कि एक 5.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींच लीजिए। तो आप तुरंत क्या करेंगे? 0 से उठेंगे, 5 तक आएंगे। इसके बाद जो छोटे छोटे खाने बने होते हैं मिलीमीटर के, 1 2 3 आप खींच लेंगे और कहेंगे कि सर ये 5.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। इसके पश्चात मैंने तीसरी बार कहा कि 5.35 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दीजिए। तो आप तो 0 से उठेंगे, 5 आएंगे, सही है। 5 के बाद जो छोटे छोटे खाने बने थे 3, उसमें भी आपने खींच लिया, वो भी सही है। तो 5.3 तो हो गया, लेकिन 5.35 खींचने के लिए अब उसमें 35 खाने तो बने नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि 5.3 और 5.4 के बीच 5.35 आएगा, यही। तो वो सही नहीं है। 5.3 तक तो यथार्थ था, उतना हम मापक यंत्र यानी कि मीटर स्केल की सहायता से उतना हम माप सकते थे, उसको मैंने माप लिया। लेकिन जो 5.35 में जो अंतिम 5 आया वह हमारे लिए यथार्थ नहीं था, वो हमारी सीमा से क्या था? बाहर था। तो वही अनिश्चितता हो गई। उसी अनिश्चितता को किस त्रुटि का नाम दिया गया? अल्पतमांक त्रुटि का नाम दिया गया। ओके, नंबर सी हम लोग पढ़ेंगे अचर त्रुटि। अचर त्रुटि में कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि के मापन में जो प्रत्येक प्रेक्षण होता है वह अपने वास्तविक मान से एक निश्चित मान या भिन्न भिन्न होता है, तो उसके मापन में जो उत्पन्न होने वाली त्रुटि होती है वह अचर त्रुटि कहलाती है। इसका जो कारण होता है वह मापक यंत्र का त्रुटिपूर्ण अंशांकन होता है, यानी कि उस पे जो चिन्ह अंकित किए गए हैं उसमें कुछ त्रुटियां हो गई होंगी जिसके कारण उसमें एक निश्चित अंतर प्राप्त होता है। तो उस निश्चित अंतर को ज्ञात करके या पता करके उसको हम लोग प्लस माइनस करके दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक,
तो ये हो गया हम लोगों का अचर त्रुटि। ठीक, इसके पश्चात अब जो ये था ये क्रमबद्ध त्रुटि में यंत्रीय त्रुटि और यंत्रीय त्रुटि के तीनों प्रकार को मैंने स्पष्ट कर दिया। इसके पश्चात अब हम लोग आएंगे प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि की अपूर्णता के कारण त्रुटि, यानी कि सेकंड पोजीशन। प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि की अपूर्णता के कारण त्रुटि। कहा जाता है कि प्रेक्षण लेते समय या प्रयोग करते समय उचित प्रायोगिक तकनीक या कुशल कार्यविधि न अपनाने के कारण प्रेक्षण में कुछ त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसी को प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि की अपूर्णता के कारण त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे दूर करेंगे? जैसे कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है, उचित तापमान, वो थर्मामीटर मुंह में डालने से ज़्यादा स्पष्ट है, ज़्यादा क्लियर पता चलता है। लेकिन अगर आप उसको मुंह में न डालने के बजाय आप उसको अपने बगल में डालें, अगर बगल में लगाते हैं थर्मामीटर को, तो जो वो थर्मामीटर के द्वारा हमारे शरीर का तापमान बताया जाएगा वह हमारे वास्तविक तापमान से थोड़ा क्या होगा, भिन्न होगा। तो जब वो हमारे वास्तविक तापमान से भिन्न होगा तो उसमें जो उत्पन्न हुई त्रुटि वही क्या कहलाई, कार्यविधि की अपूर्णता के कारण उत्पन्न त्रुटि। ठीक, तो अगर हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर थर्मामीटर को मुंह में डालने से प्राप्त होता है तो उसे मुंह में डाल करके ही उचित तापमान का पता लगाएं, न कि उसको शरीर के किसी भी भाग में लगा करके शरीर के तापमान का पता लगाएं। ठीक है, तो इसमें मैंने प्रयोग सही नहीं किया, अपने कार्यविधि को, अपने कार्य को उचित पूर्वक सही नहीं किया, तो उसके कारण जो उत्पन्न हुई त्रुटि वो कार्य विधि के कारण हुई। तो इस तरीके से इसको भी दूर किया जा सकता है। नंबर 3, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। कहा जाता है कि जो यह त्रुटि होती है प्रेक्षण लेते समय बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब, वायु वेग, आर्द्रता आदि के उत्पन्न होने के कारण त्रुटि उत्पन्न होती है, तो इसी को बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि कहा जाता है। कहा जाता है कि इस त्रुटि को दूर करने के लिए त्रुटि का आप पता लगा लीजिए कि ये किसके कारण हो रहा है, ताप के कारण, दाब के कारण, वायु वेग या आर्द्रता के कारण। तो उस प्रेक्षण को उसमें सम्मिलित कर लीजिए, माने उसी तापमान में, उसी दाब में, उसी आर्द्रता में, उसी वायु वेग में प्रेक्षण को करिए, उसको आप उसी में सम्मिलित कर लीजिए और वो त्रुटि क्या हो जाएगी, अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक, तो ये होता है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। ठीक, का व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि कहा जाता है कि जो यह त्रुटि होती है यह व्यक्तिगत रूप से होती है। इसके मैं कारण का आपको बता दूं कि किन किन कारणों से ये उत्पन्न होती है। जैसे सही ढंग से आपने उपकरण का प्रयोग नहीं किया, सावधानी को नहीं बरता, आपने सोचा कि पिछली बार जो मैंने प्रयोग किया था उसमें यही वैल्यू आई थी तो आज भी वही वैल्यू आएगी, यानी कि आपने किसी पूर्वाग्रह का प्रयोग कर लिया या अनुमान लगा लिया। ठीक है, तो इन सभी कारणों के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं वही क्या कहलाती हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। परिभाषा में क्या कहेंगे आप, यह त्रुटि प्रेक्षक के सही ढंग से प्रेक्षण न लेने, उपकरण का सही तरीके से समंजन न करने, किसी
पूर्वाग्रह का प्रयोग करने या सावधानी न बरतने पर उत्पन्न हुई त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। ठीक, इसको आप दूर कैसे करेंगे? पूर्वाग्रह का प्रयोग नहीं करेंगे, उपकरण का सही सही प्रयोग करेंगे, प्रेक्षण का सही से आप प्रयोग करते समय सावधानी को बरतेंगे। यानी कि जो जो गलतियां आपने की हैं उन सभी गलतियों को आप इग्नोर कर दीजिए, त्रुटि अपने आप क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। ओके, इसके पश्चात नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे यादृच्छिक त्रुटि। मैं यहां लिख देता हूं इसे। कहा जाता है कि मापन में अनिश्चित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। जो ये त्रुटियां होती हैं ये चिन्ह में भी हो सकती हैं और परिमाण के साथ साथ भी हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि जब हम लोग लैब में या प्रयोगशाला में किसी लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करते हैं तो कहा जाता है कि लेंस की एक बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार फोकस दूरी निकालिए, और 3 बार 4 बार 5 बार हम फोकस दूरी ज्ञात करते हैं और तीनों चारों फोकस दूरियों का मध्यमान या औसत मान ज्ञात करते हैं। मध्यमान या औसत मान ज्ञात करने के पश्चात कहते हैं कि यही लेंस की क्या है? फोकस दूरी है। तो उससे होता क्या है कि 3-4 प्रेक्षण में जो फोकस दूरी आती है वो सब एक दूसरे से क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। लेंस एक ही है लेकिन उसकी जो फोकस दूरी है अलग अलग है। यानी कि जो फोकस दूरी आई वो ज्ञात नहीं है, सही नहीं है। तो उसको वास्तविक फोकस दूरी का पता लगाने के लिए 4-5 फोकस दूरियों 4-5 बार फोकस दूरी का मान ज्ञात करते हैं और 4-5 बार फोकस दूरियों का माध्यमान या औसत मान ज्ञात कर लेते हैं। जो माध्यमान या औसत मान होता है वह हमें लगभग लेंस की फोकस दूरी के निकट के मान को बता देता है। तो इस तरीके से हमें लेंस की फोकस दूरी का सही पता चल जाता है। तो किसी भी मापक यंत्र में या भौतिक राशि में इस तरीके की जो होने वाली त्रुटियां होती हैं वही क्या कहलाती हैं? यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये मैंने आपको पूरा त्रुटि के विषय में समझाया और कैसे उसे दूर करेंगे इसे भी बताने का मैंने प्रयास किया। ओके, अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे त्रुटियों की अभिव्यक्ति। कहा जाता है कि अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन के आधार पर जो त्रुटियां होती हैं उसको 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 निरपेक्ष त्रुटि, नंबर 2 आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, और इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं प्रतिशत त्रुटि, और नंबर 3 पढ़ा जाता है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। इन्हीं त्रुटियों के आधार पर त्रुटियों को पढ़ा जाता है। इन्हीं तीनों अभिव्यक्तियों के आधार पर, इन्हीं तीनों एक्सप्रेशन के आधार पर त्रुटियों को पढ़ा जाता है। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, परिभाषा छोड़िए, पहले मैं आपको बताऊं कि निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कैसे करते हैं। अगर हम किसी भी भौतिक राशि को मापने का प्रयास करें तो 2 चीजें होंगी। एक तो उस भौतिक राशि का एक अपना वास्तविक मान होगा, एग्जैक्ट। दूसरी चीज, मैं नापूंगा, मेरे नापने के पश्चात जो मान आएगा वो प्रेक्षित मान होगा। ठीक, तो कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर का जो परिमाण होता है वही निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान था उसके पश्चात मेरे मापन के द्वारा उसका जो प्रेक्षण मान आया, इन दोनों का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा? निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। क्लियर? तो निरपेक्ष त्रुटि में क्या कहेंगे? किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर के परिमाण को मापन की
निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। सांकेतिक रूप में इसे आप चाहे जैसे भी लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि ढेर सारी किताबें पढ़ेंगे, ढेर सारे आपको चिन्ह या प्रतीक मिलेंगे, इसीलिए मैं इसके लिए किसी भी संकेत का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। आपको प्रश्न में मिलेगा कि इस भौतिक राशि का वास्तविक मान इतना है, प्रेक्षित मान इतना है, तो निरपेक्ष, तो आप वास्तविक में से प्रेक्षित को माइनस कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। तो इसी में हम लोग एक और पढ़ेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। किसी भौतिक राशि के मापन में विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का जो समांतर माध्य होता है वही माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अभी तक प्रश्न में आपको एक वास्तविक मान मिलता और एक प्रेक्षित मान मिलता, तो उससे एक निरपेक्ष त्रुटि मिलती, लेकिन फिर उसी तरीके के प्रश्न में एक वास्तविक मान मिलेगा और 2, 3, 4, 5 आपको प्रेक्षित मान मिलेंगे, तो उस वास्तविक मान में से एक एक करके आप प्रेक्षित मान को माइनस करेंगे। तो इस तरीके से आपको 4 या 5, 3 जितने प्रेक्षित मान होंगे उतने निरपेक्ष त्रुटियां मिलेंगी। अब इन निरपेक्ष त्रुटियों का आप क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। वही निरपेक्ष त्रुटियों का जो समांतर माध्य होगा वही का क्या कहलाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। ठीक, इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि के मापन में आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि जो होती है वह माध्य निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात के बराबर होती है। ठीक, यानी कि इसको परिभाषा के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि और राशि के वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। मैं इसको सूत्र के रूप में लिख देता हूं, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर, ऊपर लिखेंगे हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान। ठीक, तो आप इसको चाहे जैसे परिभाषित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक, इसी में हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत त्रुटि। कहा जाता है कि यदि आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो इसे मापन में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर लिखा जा सकता है प्रतिशत त्रुटि बराबर आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100%। ठीक, तो इसको मैंने प्रतिशत में बदल दिया, इसीलिए ये क्या हो गया, प्रतिशत। नंबर 3, वर्ग माध्य मूल मापन में ली गई सभी माप के आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्गों के औसत
मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल त्रुटि या मानक विचलन कहते हैं। इसी को मानक विचलन भी कहा जाता है। तो मैं आपको साधारण बोलचाल की भाषा में बताऊं कि सबसे पहले तो आप निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे। निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि का आप वर्ग निकालेंगे। वर्ग निकालने के पश्चात उसका औसत करेंगे, यानी कि औसत समांतर माध्य निकालेंगे। निकालने के पश्चात उसका वर्गमूल निकाल देंगे। जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही वर्ग माध्य मूल त्रुटि या मानक विचलन कहलाएगी। ओके, हम लोग पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।